आज हम लोग अपना सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, यानी इसमें जो चार्जेस थे वो मूव नहीं करते थे, एक जगह पे रुके रहते थे। हमारा जो भी यूनिट हम लोग ने पढ़ा उसमें सारे के सारे चार्जेस जो ऐसे थे वो मूव नहीं करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसमें चार्जेस मूव करेंगे। ठीक है, तो जब चार्जेस मूव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करंट। तो हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमारे यूनिट का नाम है। ठीक है, इसमें चैप्टर बहुत सारे आप अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट का अलग चैप्टर कर सकते हैं, ओम्स लॉ का अलग कर सकते हैं, और भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे, हम लोग को सिर्फ टॉपिक वाइज पढ़ना है। तो हमारा यूनिट का नाम जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले नाम से लग रहा है कि करंट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोला जाएगा? जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इस कंडक्टर में से जब पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा, कौन फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा यू। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन हैं, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस पर सेकंड पास, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, नेगेटिव भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव हम जानबूझ के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो आगे आपको बताएंगे। तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड इस क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या बोला हमने? नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बस, तो डेफिनेशन वाइज तो हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू cross section of conductor is called electric current। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि चार्ज हमारा मूव कर रहा है। इसलिए उस मूवमेंट को प्रूफ करने के लिए ये बात बोली गई कि किसी क्रॉस सेक्शन से चार्जेस को पास करना चाहिए, मूव करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा मूव करना है। अब जब मूव करेंगे तभी तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसीलिए ये बोल दिया गया डेफिनेशन में, नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। नंबर का मतलब यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है कि हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग आगे देखेंगे। तो नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग हमेशा आई से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा स्मॉल आई से भी लिखते हैं, कभी कभी कैपिटल आई से भी लिखते हैं। ठीक है, और इसको अगर मुझे फॉर्मुलेट करना है तो ये फॉर्मुलेट इस तरीके से होगा। मान लो ये हमारे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से छोटा सा जो क्रॉस सेक्शन लिया है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं डी क्यू। कितने टाइम में? छोटे से टाइम इंटरवल डी टी में। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा डी क्यू बाई डी टी। ये डेरिवेटिव की लैंग्वेज में है। डेरिवेटिव की लैंग्वेज में हम लोग को मोस्टली पढ़ना है, तो आप डेरिवेटिव की लैंग्वेज में समझें। क्योंकि देखिए, जो इसमें नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं उसको हम कोई गिन तो नहीं सकते। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि 10 चार्जेस पास कर रहे हैं, 5 चार्जेस पास कर रहे हैं, 11 चार्जेस पास, ऐसा तो नहीं कर सकते।
तो हम लोग उसको डेरिवेटिव की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। मान लेते हैं छोटे से चार्जेस डी क्यू पास कर रहा है, कितने छोटे से टाइम इंटरवल में, डी टी में, तो डी क्यू बाई डी टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था क्यू अपॉन टी। ठीक है, यानी नंबर ऑफ चार्जेस हमने मान लिए थे क्यू पास कर रहे हैं टाइम टी में, क्यू अपॉन टी हो गया था। लेकिन हम लोग इसको डेरिवेटिव लैंग्वेज में पढ़ेंगे, डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अब बात आती है यूनिट की। यूनिट क्या होगा इसका? देखिए, इसका यूनिट है एम्पियर। हम लोग इसको एम्पियर से कैलकुलेट करते हैं। सिंबल इसका ए है। दूसरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड भी लिखा जा सकता है। और डायमेंशन भी हमें इसका मालूम होना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कूलम का डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, कूलम का डायमेंशन होता है 80। ठीक है, एम्पियर इसका यूनिट है, तो इसका डायमेंशन खुद ही ए है। ठीक है, लेकिन हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो इसमें एम और टी ज़रूर लगा देते हैं, इसलिए लगा दिया हमने इस तरीके से। डायमेंशनल फार्मूला लिखने का तरीका है कि इसमें एम एल टी होना चाहिए, तो एम की पावर 0 है, टी की पावर 0 है, ये हमने लगा दिया। अब इसका यूनिट खुद ब खुद एम्पियर है, तो एम्पियर का डायमेंशन हम लोग ए लिखते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते हैं तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। कूलम का डायमेंशन क्या होता है? 80। सेकेंड का डायमेंशन क्या होता है? टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, देखिए बचा ए, वही बचेगा। ओके, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, दैट मीन्स ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती है, बट इट हैज़ डायरेक्शन। इट हैज़ डायरेक्शन। तो आपकी फिजिक्स में ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर रूल को फॉलो करने का मतलब, जैसे मान लिया कि ये एक पॉइंट है, यहाँ से करंट यूँ गया 10 एम्पियर और यहाँ से 90 डिग्री के एंगल बना के गया 6 एम्पियर। ये तो वेक्टर लॉज के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाइए और ये रिजल्टेंट होना चाहिए, नेट यहाँ पे होनी चाहिए, और ये नेट होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100, 6 का स्क्वायर इज 36, यानी ये होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 136। ठीक है, 136 का रूट आप निकाल के देख लीजिएगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नेट करंट आता है दैट विल बी 16 एम्पियर। अब 16 एम्पियर मतलब कैसे आया? 10 एम्पियर और 6 एम्पियर सीधे सीधे ऐड कर लीजिए, 16 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है? स्केलर लॉ को फॉलो कर रहा है। कि जैसे स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं सीधे सीधे, बस वैसे ही ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे, जबकि इसके पास डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन है। ठीक है, ये बात याद रखनी कि इसके पास डायरेक्शन होता है। देखिए डायरेक्शन तो है ना, कि यहाँ से मान लो 16 एम्पियर आया था, 10 इधर चला गया, 6 इधर चला गया, तो आया कितना था? 16 एम्पियर। तो इससे एक बात और पता चलती है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो हमेशा कंजर्व होते हैं, ये बात भी याद रखनी है। तो जितने आए थे चार्जेस उतने ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इनकमिंग चार्जेस इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्जेस। ओके, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारी होती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हमारी एक क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग हमेशा स्मॉल जे से लिखते हैं। अब देखो डेंसिटी नाम से क्या लग रहा है? डेंसिटी नाम से लग रहा है कि हम लोग करंट की डेंसिटी निकालेंगे, और डेंसिटी हम लोग हमेशा या तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं या तो पर यूनिट एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी हम लोग निकालेंगे इसी तरीके से, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर क्या है? हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो इस क्रॉस सेक्शन से कर रहा है, ये क्रॉस सेक्शन, और इसके पास क्या है? एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया में जितना करंट होगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे।
पूरे वायर में नहीं देखना है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, पूरे वायर में नहीं देख रहे हैं हम लोग। कहाँ देख रहे हैं सिर्फ, हम लोग सिर्फ इस छोटे से क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं। इस छोटे से क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया में जितना भी करंट होगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोलेंगे। यानी इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो दिस इज करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अब फिलहाल बात करते हैं यूनिट की। इसका यूनिट क्या होगा भाई, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो दिस इज एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन की अगर हम बात करें तो दिख रहा होगा इसमें एम्पियर के साथ साथ मीटर स्क्वायर यानी एल की पावर -2 भी ऐड हो गया है। तो ये एल रेज टू -2 है। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर लॉस को फॉलो करती है। वेक्टर लॉस को कैसे फॉलो करती है आपको बताते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये आया है। अब इस J के इक्वल में I है और A है। I तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इक्वल में वेक्टर क्वांटिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। इस सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर राइट साइड में वेक्टर क्वांटिटी है तो लेफ्ट साइड में भी वेक्टर क्वांटिटी का होना ज़रूरी है। तो अगर एरिया है तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया का जो डायरेक्शन है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, एरिया कैप। तब ये हमारी इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैंने इसके डायरेक्शन को बदल दिया तो इसकी डेंसिटी बदल जाएगी। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं एरिया का जो डायरेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए हमने एरिया बनाया, तो इस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना देते हैं, वही एरिया वेक्टर कहलाता है। या तो पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर मैंने डायरेक्शन बदल दिया इसका, अब डायरेक्शन कैसे बदलेगा, हमारा जो वायर है वो इस तरीके का था। ठीक है, अगर मैंने इसमें यूं कट लगा दिया ऐसे, ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा यूं। अब अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूं हो गया तो इसका एरिया वेक्टर यूं हो गया। अब अगर एरिया वेक्टर यूं हो गया है तो यहाँ पे डेंसिटी बदल जाएगी, क्योंकि एरिया वेक्टर चेंज होने से हमारी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा ये टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, ये v बनाएंगे और छोटा सा d बना देंगे साइड में। तो ये v वेलोसिटी के लिए है, स्मॉल d ड्रिफ्ट के लिए है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका सिंबल हो गया। हमेशा सिंबल इसका स्टैंडर्ड यही रहेगा,
इसी तरह लिखा जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखिए जैसे मान लिया मेरे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इस तरीके से मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से मूव करने को हम लोग बोलते हैं रैंडमाइज मोशन। ठीक है, तो ये चलिए बस हमने इतने बना लिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं लेकिन इनका कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं है, तो रैंडमाइज मोशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शंस। अब सबसे पहली बात आती है कि ये रैंडम डायरेक्शन में मूव क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। हम लोग पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कंडक्टर के पास खासियत क्या होती है, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन आते कैसे हैं, थर्मल एनर्जी की वजह से आते हैं। तो इसको थर्मल एनर्जी मिली होगी कहीं ना कहीं से, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी मान लो कहीं से कहीं मिली होगी, हल्की फुल्की गर्मी मिल जाएगी, गर्म हो जाएगा आपका कंडक्टर, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और इस तरीके से रैंडम मोशन करने लगते हैं। तो इनके पास जो एनर्जी है, ठीक है, कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी की वजह से इनके पास मोशन है या वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो इस वक्त इनके पास जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो इनके पास ये थर्मल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लिया ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसके पास थर्मल वेलोसिटी है u1, इस वाले के पास u2, इस वाले के पास u3, इस वाले के पास u4, u5, करते करते आप n तक बना सकते हो। ठीक है, u6, 7, इस तरीके से मान लिया। ये सारी की सारी क्या है, थर्मल वेलोसिटीज, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, u1, u2, u3 एंड सो ऑन un तक। ये हर एक इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी। ठीक है, जिसने ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी ले ली होगी उसके पास थर्मल एनर्जी या थर्मल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसके पास कम होगी उसके पास थर्मल वेलोसिटी कम होगी। तो सीधा सिंपल सा तरीका ये। तो अब इसके अंदर n टाइम्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जब n टाइम्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो हम लोग इस पूरे के पूरे कंडक्टर की एक मीन वेलोसिटी निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन थर्मल वेलोसिटी। तो ये मीन थर्मल वेलोसिटी होगी, मीन थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या होगी, सारी वेलोसिटीज को ऐड कर लेंगे हम लोग जितने भी होंगे और उनके नंबर से इसको, यानी n इलेक्ट्रॉन है तो n से डिवाइड कर देंगे, बस आ गया मीन। अब ये जो मीन आएगा वो ज़ीरो आएगा। क्यों ज़ीरो आएगा वो समझिए। वो ज़ीरो इसलिए आएगा क्योंकि अगर आप ध्यान दें वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, तो हमें इनको ऐड करना है विद डायरेक्शन। तो अगर आप ध्यान दें तो u1 है उसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये था मेरे ख्याल से 4, मेरे ख्याल से आई थिंक ये 4 था, तो u4 का डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस वेलोसिटी को ये वेलोसिटी कैंसिल कर देगी। इसी तरीके से अगर u2 को देखेंगे तो u2 को ये वाली वेलोसिटी कैंसिल कर देगी। तो जितनी आपस में वेलोसिटीज है सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब कैंसिल कर देंगे तो हमारा ऊपर का टर्म आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि हमारी इनिशियल मीन थर्मल वेलोसिटी, इनिशियल क्यों बता रहे हैं भी आपको बताएंगे, इनिशियल मीन थर्मल वेलोसिटी वो 0 है और इसको हम u से लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल u से लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या चार्ज मूव कर रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे।
तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो इधर मैंने अगर कोई क्रॉस सेक्शन मान लिया तो इधर से इधर चार्ज मूव किया, इसका मतलब करंट होना चाहिए। मैंने इधर क्रॉस सेक्शन मान लिया तो ये गया और ये गया, तो इसका मतलब करंट होना चाहिए। लेकिन थर्मल वेलोसिटीज़ की वजह से करंट नहीं होता है कंडक्टर के पास। यानी अगर हम कंडक्टर के पास हीट एनर्जी आ जाएगी, उसके पास रैंडम मोशंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, तो उसकी वजह से उसके पास करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहाँ पर उसके पास मीन थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो है। जो मीन थर्मल वेलोसिटी है वो क्या है? ज़ीरो है। इसकी वजह से नो इलेक्ट्रिक करंट। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इसके पास कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। ओके, यहाँ तक बात हो गई। दूसरी चीज़ अब चलिए, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को के बारे में सोचिए। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको हम पर हमने 1 लिख दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ जाके किसी ना किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके वो टकराएगा और टकराने के बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाने तक, यानी यहाँ से चला और वहाँ तक गया, इसके बीच में उसका कोई भी टक्कर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं हुआ है। तो वो वाला रास्ता जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन बिना टक्कर के मूव कर रहा होता है, चल रहा होता है, उसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। ठीक है, इट इज अ पाथ बिटवीन टू consecutive collisions। बस आपको ये याद रखना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पाथ, इसलिए बता रहा हूँ। ये पाथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमें जितनी भी कैलकुलेशन मोस्टली करनी है वो इसी पाथ में ही करनी है, कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के पाथ में ही करनी है। हमें थोड़ी ना मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कितनी बार टकराएगा, कहाँ कहाँ टकरा के पहुँचेगा। तो हम सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन के दौरान ही कैलकुलेशन अपनी करेंगे, सारी की सारी जो आगे होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला, मान लो टाइम हुआ हमारा 0, और जब ये यहाँ पे पहुँचा तो टाइम हो गया t। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टोटल कितना लगा? कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का टाइम t लगा। ये जो टाइम लगा इसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री टाइम या रिलैक्सेशन पीरियड। क्या बोला जाएगा? रिलैक्सेशन पीरियड। अब रिलैक्सेशन पीरियड क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। बस सिंपल सा है। अब ऐसे n इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे बहुत सारे टाइम हो सकते हैं, जैसे t1, t2, t3 करते करते tn तक हो सकते हैं। तो हम लोग इसका भी मीन निकालते हैं, मीन रिलैक्सेशन पीरियड। मीन रिलैक्सेशन पीरियड। इस मीन रिलैक्सेशन पीरियड को हम लोग सिंबल वाइज ये ऐसे लिखेंगे, टाउ। टाउ का मतलब यहाँ पे क्या है? मीन रिलैक्सेशन पीरियड। और इसका मीन निकालना, यानी सबको ऐड करो और डिवाइड कर दो। t1 प्लस t2 प्लस t3 कहाँ तक? tn तक ऐड करना है, n से डिवाइड कर देना है, बस। तो ये है हमारा मीन रिलैक्सेशन पीरियड, और इसको हम लोग लिखेंगे हमेशा टाउ से। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलैक्सेशन पीरियड, ये हो गया मीन फ्री पाथ, और थर्मल वेलोसिटी हो गई। अब थर्मल वेलोसिटी क्या होती है ये भी पढ़ लिया, और थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट नहीं होता ये भी पढ़ लिया। तो करंट होता है किसकी वजह से? तो करंट होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, करंट कैसे होता है वो देखिए यहाँ पर। जिसने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ा है उसको कायदे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बैटरी का प्लस जोड़ दिया और इधर माइनस जोड़ दिया, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन थे जो रैंडम मोशन कर रहे थे। एक ऐसे जा रहा था, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी। एक मान लिया ऐसे जा रहा था, u2। ठीक है, एक मान लिया ऐसे जा रहा था, u3। ठीक है, एक मान लिया हमारा
चलिए किधर मान लेते हैं, U4, 4 हमने मान ली, 4 से समझ लीजिए बस। अब जैसे ही मैंने इधर प्लस जोड़ा इधर माइनस जोड़ा तो हुआ क्या, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, या आप कह सकते हैं इस तरफ प्लस है तो प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा, तो प्लस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये भी समझिएगा कि बहुत तेज़ आगे चल रहे हैं। ये थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड से बस थोड़ी सी ही कम होती है, लाइट की स्पीड से कम होती है, थोड़ी सी कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं कम होती, थोड़ी सी कम होती है। 10⁻7 तक होती है इसकी स्पीड, और लाइट की स्पीड 10⁸ तक होती है। तो थर्मल वेलोसिटी आपकी 10�7 तक होती है। आप ये समझिए बहुत तेज़ मूव करते हैं ये। तो जब ये बहुत तेज़ मूव कर रहे हैं तो इधर से फोर्स मिल रहा है इस तरफ, हर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फोर्स मिल रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। कितना फोर्स मिल रहा है हम लोग जानते हैं, E/E होता है, इतना फोर्स मिलता है, ठीक है। अब इस फोर्स की वजह से होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा था वो हल्का सा अपने पाथ से ड्रिफ्ट हो जाता है, यानी वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो U3 वाला सीधे जा रहा था, इस फोर्स की वजह से वो हल्का सा ड्रिफ्ट हो गया, इधर आ गया, सीधे वहां नहीं चला जाएगा, अपने सिर्फ पाथ से हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ है। इसी तरह U2 वाला अपने पाथ से ड्रिफ्ट होके इस तरफ आ गया, U4 वाला अपने पाथ से ड्रिफ्ट होके इस तरफ आ गया, ये ड्रिफ्ट हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये ड्रिफ्ट होके पाथ इनका ये बदल गया है। तो अगर यहाँ पे इस वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी है, तो दोनों थर्मल वेलोसिटी ना भाई, ये दोनों थर्मल वेलोसिटी है। अगर इनका हम लोग नेट निकालें, रिजल्टेंट निकालें, तो वो रिजल्टेंट हमारा इस तरीके से आएगा। रिजल्टेंट निकालना आप लोग को पता होगा, मुझे उम्मीद है कि दो वेक्टर अगर हैं, एक वेक्टर यूँ है और एक वेक्टर यूँ है, तो अगर ये इनिशियल है ये फाइनल है तो हमारा ये हो जाता है रिजल्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से ये इनिशियल है ये फाइनल है तो हमारा ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। तो अगर हम सिर्फ इस पिंक वाले एरो को देखें तो पिंक वाले एरो का डायरेक्शन किधर है, तो हमारे पिंक वाले एरो का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव की तरफ है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सारे के सारे एरो हैं, देखिए सब एक ही डायरेक्शन में। जब सब एक ही डायरेक्शन में हैं तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट फ्लो होगा। तब ये सारी की सारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की, वो एक किसी ना किसी एक क्रॉस सेक्शन से लेफ्ट साइड में पास करेगी ही करेगी। तो ये जो रेड कलर की आपको ये पिंक कलर की दिख रही है, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, हर इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी, क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग फोर्स लग रहा है, उनके ऊपर जो है उनके पास वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो अलग अलग होगी तो हम लोग उसका मीन उसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो जो मीन होता है उसको हम लोग VD ही लिखते हैं, मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, उसको हम लोग VD से ही लिखते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना, VD से ही लिखा जाता है, ओके। और इस मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग फाइनल बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ऊपर मैंने उसको बोला था इनिशियल, इसको बोल रहा हूँ फाइनल, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसको मैंने क्या बोला था, देखिए इनिशियल यहाँ लिखा हुआ, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फाइनल, ठीक है। उसकी वजह है भी बताएंगे आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की बात पे आते हैं। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट होता है, तो हमको ये बात याद रखनी है, करंट फ्लोज ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पे आना है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो एक फोर्स की वजह से लग रही है, और वो फोर्स क्या है, E/E, एक इलेक्ट्रॉन पे इतनी लग रही है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर हम बात करें फोर्स
ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो सिंपली E इंटू ई हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए E इंटू ई। ठीक है, हमको तो सारे इलेक्ट्रॉन को देखना है, तो अब सारे इलेक्ट्रॉन के लिए आप ज़रा 2-3 बातें समझिए। ये जो कंडक्टर है, मान लेते हैं इसमें टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ कम करेंगे, इसलिए इसमें एक क्वांटिटी आप लोग हर बार पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल n। स्मॉल n को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको नाम से लग रहा होगा, बस इस कंडक्टर का जो भी वॉल्यूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उससे डिवाइड कर दो, बस आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, नीचे इसको नीचे मैं बनाता हूँ। ये हमारे पास कंडक्टर है, मान लेते हैं वॉल्यूम वाला बना रहे हैं इस बार ताकि समझें, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये इसकी लेंथ है, मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस तरफ, ये भी मान लेते हैं क्योंकि इधर प्लस लगा हुआ है, इधर माइनस लगा हुआ है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है आपको मैंने पीछे बताया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमेशा लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमको जब वॉल्यूम निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। हमें तो टोटल फोर्स चाहिए, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, मतलब चाहे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे कहीं पे भी हो, फोर्स सब पे जो है वो इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो सब पे फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो सब सारे फोर्सेस को ऐड कर लेंगे, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो टोटल फोर्स हो जाएगा हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो लिख देंगे नेट फोर्स ऑन ईच नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा था, E इंटू ई। ठीक है, n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू वी। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू एल। ठीक है, हालांकि हम लोग को इतना करना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक चीज़ निकालनी थी जिसको हम लोग बोलते हैं वो क्या, एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स इतना लग रहा है तो फोर्स के लिए तो हम लोग खाली इसको यूज कर सकते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन से भी देख सकते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन से देखते हैं फोर्स, है ना। फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये मास किसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, इतना एक्सेलरेशन लग रहा है, बात समझ में आ रही मेरी। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना एक्सेलरेशन है, एक बात ये हो गई। अब अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, मास इसका m है, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ये जा रहा है और इसके एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी मान लो v हो जाएगी, और आगे बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगी, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन अगर लगा हुआ है इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारी होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा होता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था मीन फ्री पाथ के बारे में। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो उसका काम जो करता है वो सिर्फ मीन फ्री पाथ तक करता है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एक्सेलरेशन सिर्फ यहीं से यहीं तक काम करेगा। फिर वो यहाँ से यहाँ जब टकराएगा तो जितनी भी एनर्जी उसने स्टोर की होगी एक्सेलरेशन की वजह से, इसके पास जितनी एनर्जी आई होगी वो सारी की सारी टकराने के ऊपर लॉस हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो इसको फिर से एनर्जी को
फिर से एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं दिखा इधर रहा हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ का लगा होगा तो आप मान के चलिएगा इधर जाएगा तो इधर जाके टकराएगा किसी ना किसी से, इधर जाएगा तो टकराएगा। तो ये जो मीन फ्री पाथ है, एक्सेलरेशन आपका सिर्फ वहीं तक काम करेगा। तो इसीलिए हमारा जो वी डी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वो कांस्टेंट होता है, वो इंक्रीजिंग नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि वो इन्फिनिटली टाइम तक बढ़ता चला जाएगा, तो ये कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन है ज़रूर, लिख दे रहा हूँ मैं, वी डी इज कांस्टेंट ड्यू टू कोलिजन्स। ठीक है, जबकि इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है, ये बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन कोलिजन की वजह से वी डी हमेशा कांस्टेंट रहता है। और वो कांस्टेंट वी डी कितना है हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन देखिए, पहले एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन भी मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो तो फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स है, और अगर मैंने प्लस और माइनस लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स हो गई, वो भी कांस्टेंट हो गई। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, जिसको मैंने बोला था थर्मल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो है, जिसको हम बोल रहे हैं वी डी, वी डी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मेरा जो है वो है E अपॉन एम ई इंटू कैपिटल ई। ठीक है, और टाइम हमारा, हमको कितने टाइम तक देखना है, तो टाइम हमारा है रिलैक्सेशन पीरियड का। तो अब देखिए हमारे पास u है, v है, a है, t है। हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो हम लोग लगा सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन। तो v की जगह पे आ जाएगा वी डी, u की जगह पे आ जाएगा ज़ीरो, एक्सेलरेशन की जगह पे चाहे आप a फिलहाल के लिए लिखा रहने दें, इसकी जगह पे आ जाएगा टाउ। तो हमारी जो वी डी है वो होती है a इंटू टाउ, और वी डी की वैल्यू अगर लिखनी हो तो a की वैल्यू लिख सकते हैं E अपॉन एम ई इंटू टाउ। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हमें याद रखना है। ठीक है, आप ये सिर्फ याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला अलग से याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू रिलैक्सेशन पीरियड। अब अगर रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ेगा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो अगर रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन पीरियड डिपेंड किसके ऊपर करता है, रिलैक्सेशन पीरियड डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन पे, ये हमारा लैटिस है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ मान लेते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये जाके इससे टकराएगा। तो अगर ये वेलोसिटी बढ़ गई तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे। अब ये वेलोसिटी बढ़ेगी कैसे, अगर हमने हीट एनर्जी इसको प्रोवाइड कर दी या एनर्जी ज़्यादा दे दी, तो एनर्जी ज़्यादा दे देंगे तो भी इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो ये ज़्यादा टकराएंगे, मतलब इनका रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आगे काम आएगा। और अगर मैंने इनकी हीट निकाल ली, ठीक है, इस केस में समझते हैं, हीट अगर निकाल ली तो इनकी थर्मल वेलोसिटी कम हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये धीरे धीरे जाएंगे वहाँ तक, तो देर में जाके टकराएंगे, मतलब रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ जाएगा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये बात हम लोग ऐसे समझते हैं, और आगे हमें डिटेल में इसको और समझना पड़ेगा इस बात को। तो ये हमारा हो गया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद हमारा आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमने ये बता के रखा है कि हमारा जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से होता है, तो हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन भी तो चाहिए। अब वो रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका डेरिवेशन आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है,
जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ मान लेते हैं L है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लेते हैं इसके अंदर स्मॉल n है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मानने हैं तो हम मान लेते हैं कैपिटल N है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ आगे जाएगा, धीरे 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 करके फाइनली यहाँ तक पहुँचेगा, जरूर टकराते टकराते यहाँ पे फाइनली पहुँच जाएगा। अब करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, यही तो होता है। ठीक है, इस बार DQ से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें DQ की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैपिटल N लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। चार्ज आ गया हमारा, इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं NaLe अपॉन T। ओके, अब देखिए NeA इसको छोड़ दिया और L को अलग कर दिया T के साथ। L क्या है? L यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज को या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जाना है। तो हम लोग जानते हैं हमारी जो स्पीड होती है या जो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है, ये एक्चुअल में क्या डिस्प्लेसमेंट है? जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है वो वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू L अपॉन T हो जाएगा। तो ये हमारा जो L अपॉन T है वो किसके बराबर हो गया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो हमारा आ गया NeA VD। दिस इज द रिलेशन। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये इसका एक नया फार्मूला बना। इसके फार्मूले में क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर पे डिपेंड करती है, हम लोग देखेंगे आगे। अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो सकती है, वो हम लोग आगे देख लेंगे। ठीक है। अब अगर हमने मान लिया कि हमारे कंडक्टर के में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हमारा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके? VD, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी EA तो सब कांस्टेंट हो जाएंगे किसी भी एक मटेरियल के लिए, कंडक्टर के लिए। तो हमारा जो I बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हो जाएगा VD के। तो जैसे VD बढ़ाओगे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे VD घटाओगे वैसे करंट घटेगा। अब VD को कैसे बढ़ाना है, कैसे घटाना है, ये आपने अभी पीछे देखा था, मैंने बताया था। VD को कैसे बढ़ाया जाएगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है, घटाने का तरीका क्या है? हमारे इस रिलैक्सेशन पीरियड को घटाओ या बढ़ाओ। अब रिलैक्सेशन पीरियड कैसे घटेगा या कैसे बढ़ेगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी कि अगर मैं इसको एनर्जी, हीट एनर्जी कम कर दूँ इसकी, तो यहाँ पे इसकी थर्मल वेलोसिटी कम हो जाएगी, ये धीरे धीरे जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ जाएगा, यानी नंबर ऑफ कोलिजन कम हो जाएंगे, धीरे धीरे जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड कम हो जाएगा तो VD आपका कम हो जाएगा। अगर हम इसकी हीट एनर्जी बढ़ा दें तो जल्दी जल्दी जाएगा, रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ जाएगा, VD बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो एक बात हो गई। बाकी हम लोग तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो डिटेल में फिर से आएगा ये। तो ये हमारा एक रिलेशन हो गया, ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आज यहीं के लिए रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे की बात करेंगे।